पास पेपर में ये टॉपिक आया है और हम ये इस चीज़ को शुरू करने लगे हैं। अब पेपर के अंदर हमने आपको बताया था, उस दिन हमने ये डिस्कशन की थी कि जो हमारा मेन पैराग्राफ होता है, जो हमारी मेन आउटलाइन होती है, वो किन किन चीज़ों के ऊपर आती है, उसके मुताबिक ही हमने अपना करना होता है। पहली चीज़ हमने डिस्कस की थी कि हम क्या लिखते हैं आउटलाइन के अंदर। इंट्रोडक्शन, यानी हम एग्जामिनर को बताते हैं कि हम क्या लिखने लगे हैं, इंट्रोडक्शन। और ये चीज़ हमने डिस्कस की थी कि मेन आउटलाइन में हम लोगों ने कैपिटल वर्डिंग यूज़ करनी है। तो फर्स्ट हमने लिख दिया इंट्रोडक्शन। सेकंड पॉइंट हमने कहा था कि आपके पास ऐसे की जो भी स्टेटमेंट आती है, आपने क्या चीज़ देखनी है उसकी, आपने उसका चेक करना है कि कीवर्ड क्या है। कीवर्ड क्या क्या चीज़ होती है जो ऑफ, एम, इज, द, इन चीज़ों के अलावा होती है। अब हम देखते हैं कि हमारी स्टेटमेंट के अंदर क्या है कीवर्ड्स। पहला कीवर्ड हमारे पास है इसके अंदर क्राइसिस। दूसरा कीवर्ड हमारे पास इसके अंदर है गुड गवर्नेंस। और तीसरा कीवर्ड इसके अंदर हमारे पास है पाकिस्तान। अब ये आप समझ लें कि जब भी हमारे पास कोई स्टेटमेंट आएगी तो उसमें कीवर्ड्स क्या होते हैं, जो एक प्रॉपर नाउन होते हैं, जो कि इज, एम, ऑफ, आर के अलावा होते हैं। तो अब हमारे पास इसके अंदर तीन कीवर्ड्स हैं। अब हमारे पास चॉइस होती है कि हमारा ऐसे जिस मेन टॉपिक के ऊपर रिलाई कर रहा होता है, हमने उस चीज़ के ऊपर सेकंड पॉइंट को लिखना है। पहला पॉइंट तो हम अब ये वर्ड इंट्रोडक्शन लिखा है। जब हम अपना ऐसे स्टार्ट करने लगेंगे तो हम पूरा इंट्रो का पैराग्राफ बनाएंगे, जो मैंने आपको बताया कि हम थर्ड स्टेप में सीखेंगे। अब हमने सेकंड पॉइंट के अंदर क्या चीज़ करनी है, जो हमारा कीवर्ड होगा हमने उसके मुताबिक बात करनी है। अब हम अपना कीवर्ड बनाते हैं कि हम गुड गवर्नेंस हो सकता है, पाकिस्तान हो सकता है, क्राइसिस हो सकता है। मेरे नज़दीक हमारा कीवर्ड क्या है, गुड गवर्नेंस। तो मैं यहाँ पर उसे बताऊंगी कि मुझे आइडिया है गुड गवर्नेंस क्या है, इसका एनालिसिस क्या होता है और क्या इसकी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे डिफाइनिंग गुड गवर्नेंस एंड इट्स इंडिकेटर्स। ये हमने सेकंड पॉइंट में उसे बता दिया ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए हम अपने मेन टॉपिक के ऊपर पहुंच गए हैं, जिसके ऊपर वो बात करना चाह रहा है। मेन चीज़ ये पाकिस्तान तो हर ऐसे की स्टेटमेंट में आता रहेगा, क्राइसिस भी, बेनिफिट्स भी, इम्पैक्ट्स भी, ये चीज़ें आते रहेंगे। तो हमने एक चीज़ देख ली कि क्या चीज़ इसके अंदर डिफरेंट है, किस चीज़ के ऊपर हमने बात करनी है। वो हमारे पास है गुड गवर्नेंस। तो हमने अपने सेकेंड पॉइंट को यहाँ पर लिख दिया कि डिफाइनिंग गुड गवर्नेंस एंड इट्स इंडिकेटर्स। इसी तरीके से कोई भी चीज़ आ जाती है तो आप पहले उसे डिफाइन करेंगे, फिर या उसके इंडिकेटर्स बता सकते हैं, आप उसकी टाइप्स बता सकते हैं, उसके सेलिएंट फीचर्स बता सकते हैं। इस तरह करके कोई भी उसकी उसका एनालिसिस दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो जो हमारे पास सेकंड पॉइंट होता है, हमें क्या समझ आया कि जो हमारा कीवर्ड होता है हमने उसके मुताबिक चीज़ें लेकर चलनी होती हैं। और पहली ऑप्शन हमारे पास क्या होती है कि हमने उस कीवर्ड को लेकर डिफाइन कर देना है। दूसरी ऑप्शन हमारे पास होती है सेकंड पॉइंट के अंदर लिखने वाली, ये कि हम किसी चीज़ का एनालिसिस दे दें कि एन ओवरव्यू ऑफ द एन ओवरव्यू ऑफ द एक्सटेंट ऑफ गवर्नेंस इन पाकिस्तान, या एन ओवरव्यू ऑफ गवर्नेंस इन पाकिस्तान। इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन जिसके अंदर आपके पास डेफिनेशन हो, ज़्यादा बेहतर है कि आप ओवरव्यू की बजाय वहाँ पर डिफाइन कर दें। तो सेकंड स्टेप हमारा हमेशा से हुआ करेगा डिफाइनिंग का या ओवरव्यू का। अगर डिफाइनिंग की ऑप्शन है तो हम डिफाइन करेंगे, अगर ओवरव्यू की होगी तो फिर हम, यानी अगर आपके पास उस चीज़ की डेफिनेशन नहीं है या डिक्शनरी में आपको उसकी डेफिनेशन नहीं आती तो आपने ओवरव्यू कर देना है। ये दो पॉइंट सबको समझ आ गए हैं। जी सदफ, आपको क्या समझ आया? आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। जिसको अब मैं बुलाऊंगी उसने रिप्लाई करना है मुझे। समी खान।
यस मैम। जी आपको क्लियर हो गया समी? जी बिल्कुल। ठीक हो गया। चलें हम आगे चलते हैं फिर। एक सेकंड, व्हाइट बोर्ड बंद हो गया था, खुल रहा। अच्छा, 2 पॉइंट्स अब हम लोगों के पास हो गए हैं, डिफाइनिंग गुड गवर्नेंस और इंट्रोडक्शन। अब थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या आया है? थर्ड पॉइंट के ऊपर हमने उस चीज़ पे चले जाना होता है जो हमारा मेन टॉपिक होता है। अब मेन टॉपिक हमेशा वो होता है जो कि आपको स्टेटमेंट पढ़ के समझ आता है। स्टेटमेंट क्या हमें कह रही है? क्राइसिस ऑफ गुड गवर्नेंस इन पाकिस्तान। हमने क्राइसिस बताने हैं कि गुड गवर्नेंस के क्या क्या हैं। तो अब हम यहाँ पर उसे वो हकाइक, वो बातें बताएंगे जो इस बात को प्रूव करेंगी कि पाकिस्तान के अंदर गुड गवर्नेंस के क्राइसिस, पाकिस्तान के अंदर गुड गवर्नेंस का क्राइसिस चल रहा है। तो जब भी हमारा, हमने अपने ऐसे की आउटलाइन लिखनी होती है, तो हमारा तीसरा पॉइंट क्या हुआ करेगा? जिसके अंदर हमने वो बात प्रूव करनी है जो एग्जामिनर हमसे मांग रहा है। क्योंकि ऐसे के अंदर जब तक आप इस पॉइंट पर नहीं पहुंचते, आपका ऐसे क्लियर नहीं हो सकता। तो ऐसे की स्टेटमेंट पढ़ के अब हम लोगों ने ये ख्याल करना होता है, ये आइडेंटिफाई करना है कि इसके अंदर हमने चीज़ क्या साबित करनी है। तो यहाँ पर इस ऐसे की स्टेटमेंट हमें क्या बता रही है कि हमने ये चीज़ प्रूव करनी है कि पाकिस्तान के अंदर गुड गवर्नेंस का क्राइसिस है। हमने वो एग्जाम्पल्स देकर बताना है कि पाकिस्तान के अंदर गुड गवर्नेंस मौजूद नहीं है, पाकिस्तान के अंदर गुड गवर्नेंस को मुश्किलात का सामना पेश करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर थर्ड पॉइंट हम लिखेंगे। अभी आप लोगों ने याद कर लेना है इस थोड़े से फ्रेज को या इस छोटी सी बात को, और उसी के मुताबिक हर ऐसे में लिखा करना है। फैक्ट्स विच प्रूव दैट देयर इज क्राइसिस ऑफ गुड गवर्नेंस इन पाकिस्तान। ठीक है, वो हकाइक जो साबित करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर गुड गवर्नेंस का क्राइसिस है। क्या इसकी जगह पर हम ये भी लिख सकते हैं? ये कौन बोर्ड को छेड़ रहा है? क्या मसला हो रहा है आप लोगों को बोर्ड से? या तो हो आप लोग को नजर ना आ रहा हो, ये मुझे शो हो रहा होता है स्क्रीन पर, जो भी छेड़ा कर रहा होता है। सदफ आपका नाम आ रहा है, चांद आपका नाम आ रहा है। अब इसको कोई ना हिलाए। अच्छा, दूसरा तरीका मैंने आपको बताना है अब यहाँ पर कि हम मतलब इस सेंटेंस को 2-3 तरीकों से लिख सकते हैं। ये आपने पार्ट याद कर लेना है, फैक्ट्स विच प्रूव दैट। आगे वही लिख देनी है। ये फरवा अब आपका साइन आ रहा है बोर्ड पर। ये आपने लाइन याद कर लेनी है, फैक्ट्स विच प्रूव दैट, और उसके आगे वही बात लिख देनी होती है जो उसने पूछी होती है हमसे, कनेक्शन बना के। अब यहाँ पर खाली हम ये नहीं लिख सकते फैक्ट्स विच प्रूव दैट क्राइसिस ऑफ गुड गवर्नेंस इन पाकिस्तान। ये नहीं हमने लिख देना, हमने उसको एक जुमला पूरा करके बात बतानी है कि फैक्ट्स विच प्रूव दैट देयर इज क्राइसिस ऑफ गुड गवर्नेंस इन पाकिस्तान। यहाँ हम लिख सकते हैं फैक्ट्स हाईलाइटिंग द क्राइसिस ऑफ गुड गवर्नेंस इन पाकिस्तान। ठीक। पहले अच्छा भला मैम हो गया लास्ट था। पॉइंट, लास्ट पॉइंट, एक सेकंड, मैं थर्ड इसको, वाला। मैं आपको दोबारा करवा देती हूँ। अपना गलती है कि फैक्ट आपने लिखा है।
आप एक फैक्ट की बात नहीं कर रहे, हम इसके अंदर जब सब पॉइंट्स डालेंगे तो हमने 8-10 सब पॉइंट्स डालने हैं। तो यहाँ पर आएगा फैक्ट्स, फैक्ट्स विच प्रूव। आपने बिल्कुल ये उलट किया, प्रूव के साथ ऐसा लगाया नहीं आएगा, फैक्ट के साथ ऐसा आएगा। फैक्ट्स विच प्रूव डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और शॉर्ट फॉर्म ना लिखा करें, पूरी लिखें। इफेक्ट ऑफ बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर गवर्नमेंट, ये बिल्कुल गलत है, इसकी कोई सेंस नहीं है, खाली रिकमेंडेशन का कोई मतलब नहीं है, बहुत बुरी बनाई है आपने। डेमोक्रेसी इज द बेस्ट पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, ये आपने स्टेटमेंट ही गलत कर दिया, आपका ऐसे ऐसे ही फेल हो जाएगा। बेस्ट पार्ट, पार्ट उसने स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट एग्जामिनर ने दी है वही स्टेटमेंट आपने पेपर में लिखनी है, आप चेंज करेंगे तो आपने तो ऐसे कोई वही छोड़, वो तो आपने देखा ही नहीं है जो एग्जामिनर ने मांगा था आपसे। इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी, आपने भी सिंपल डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी लिखा है, ये खाली कभी भी नहीं लिखना है, इसके आगे पीछे कोई ना कोई चीज़ ऐड करनी है। फैक्ट्स विच प्रूव दैट देयर इज क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेसी की कहीं पर बात हुई है? स्टेटमेंट क्या कह रही है, जो स्टेटमेंट में प्रूव करना है वो उधर लिखना है हमने। मेजर कॉजेज ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, ये उसने हमसे मांगा है ये, और ये इसकी कोई सेंस ही नहीं है, मेजर कॉजेज ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। इम्पैक्ट ऑफ डेमोक्रेसी इन कंट्री, रिकमेंडेशंस फॉर डेमोक्रेसी इन कंट्री, माशाल्लाह। क्या क्या डेमोक्रेसी के इम्पैक्ट, उसने हमसे इस चीज के ऊपर तो डिस्कस ही नहीं किया। हमने सिर्फ उसको ये प्रूव करना है कि डेमोक्रेसी बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। उसके बाद यहाँ पर इम्पैक्ट्स और कॉजेस की आप लोगों को क्यों ज़रूरत महसूस हो रही है? यहाँ पर तो सिर्फ हमने जो चीज़ उसने पूछी है उसके बारे में सबसे रेलिवेंट रहते हुए बात करनी है। रेलिवेंसी ऐसे बनेगी कि वो कह रहा है डेमोक्रेसी सबसे अच्छी गवर्नमेंट की किस्म है। अब हमने उसे फैक्ट्स दे के प्रूव कर दिया कि डेमोक्रेसी ही सबसे अच्छी गवर्नमेंट है। अब हम यहाँ पर आगे उसे ये प्रूव करेंगे, ये चीज़ आगे सीक्वेंस में बनती है कि हम उसे ये बताना चाहेंगे कि डेमोक्रेसी तो सबसे अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन फिर भी कुछ मसाइल हैं जो अभी डेमोक्रेसी को फेस करने पड़ रहे हैं। वो मसाइल क्या हैं और उनका सोल्यूशन क्या निकलेगा, उस लिहाज से हम बात करेंगे। कि मैं आप लोगों को भेज रही हूँ, इसको नोट करें और लिखें अपने पास क्लास के दौरान ही। ये मैंने ग्रुप के अंदर शेयर किया है, पढ़ें इसको। डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सबसे पहले हमने ऐसे की स्टेटमेंट लिखी है, और जो ये जूम की मीटिंग में सेंड करेगा उसकी नहीं पढ़ी जाएगी, व्हाट्सएप में सेंड किया करें। अच्छा, ऐसे की स्टेटमेंट लिखनी है जो आनी है। फिर देखिए, फर्स्ट पॉइंट हमने लिख दिया इंट्रोडक्शन का। सेकंड पॉइंट मैंने क्या लिखा है, एन ओवरव्यू ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। अब जब उसने बता दिया है कि डेमोक्रेसी बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो हमने उसे, यहाँ से हमें पता चल रहा है कि यार सिर्फ डेमोक्रेसी ही फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, इसके अलावा भी और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स हैं हमारे पास। तो क्यों ना हम उसे अपने ऐसे को अच्छा करने के लिए उसे बता दें कि हमें आइडिया है कि डेमोक्रेसी के अलावा भी और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स हैं। तो हम एक पैराग्राफ छोटा सा इसका ऐड कर देंगे, और वो हमने यहाँ पर आउटलाइन में उसका रेफरेंस दे दिया कि एन ओवरव्यू ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। मैंने आपको बताया है कि सेकंड पॉइंट कैसे कैसे हो सकता है, दो तरीकों से हो सकता है, डेफिनेशन से भी, ओवरव्यू से भी। अगर आप अपनी आउटलाइन जरा अच्छी और लंबी बनाना चाह रहे हैं तो आप दोनों ऐड कर दें, अदरवाइज आप एक चीज़ ऐड कर दें। थर्ड पॉइंट फिर मैंने बनाया है डिफाइनिंग डेमोक्रेसी एंड इट्स सेलिएंट फीचर्स। फोर्थ पॉइंट फिर आया है, सॉरी यहाँ पर फैक्ट का लफ्ज वो स्किप हो गया, फैक्ट्स, अभी एडिट की इसमें ऑप्शन है, एडिट की ऑप्शन नहीं आ रही वरना मैं करती इसको। फैक्ट्स विच प्रूव दैट डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सिंपल हमने उसे बता दिया वही बात जो मैंने आपको कही थी। फिफ्थ पॉइंट, अब देखें ना, जब हमने उसे कह दिया कि डेमोक्रेसी बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, अब हम उसे कह रहे हैं कि कुछ चैलेंजेस हैं इन द वे ऑफ ग्रोथ ऑफ डेमोक्रेसी, कि ये बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो है लेकिन फिर भी इसके कुछ चैलेंजेस हैं। यहाँ पर अब कॉजेस की और इम्पैक्ट्स की तो बात ही नहीं बनती है, फिर हम रिकमेंडेशंस देंगे कि जो वो थोड़े बहुत चैलेंजेस हैं उनकी क्या रिकमेंडेशंस हैं। और रिकमेंडेशंस हमेशा इस तरीके से दी जाती हैं, रिकमेंडेशंस फॉर स्ट्रेंथनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। ये हम दो तीन करेंगे ना, इसमें मैं आपको डिफरेंट तरह की वर्डिंग करा दूंगी कि फैक्ट्स वाली लाइन कैसे लिखनी है, रिकमेंडेशंस वाली कैसे लिखनी है। अभी देखें, अगर आपने कहीं पर चैलेंजेस वाली बात करनी होगी ना, तो आपने देखना है ये जो फिफ्थ पॉइंट मैंने कैसे लिखा हुआ है, सम चैलेंजेस इन द वे ऑफ ग्रोथ ऑफ डेमोक्रेसी। तो इस लिहाज से हम ये करेंगे।
अब मुझे ये बताएं कि आप लोगों को ये जो मैंने आउटलाइन भेजी है ये समझ आ गई है, कोई क्वेश्चन है? आज हमने दो आउटलाइंस की हैं, एक मैंने आपको क्लास में बनवाई है गुड गवर्नेंस वाली, जिसके अंदर सारी चीज़ें हमने बारी बारी डिस्कस की हैं, और एक फिर मैंने आप लोगों को टास्क दिया था करने के लिए, और उसके बाद आप लोगों के साथ आइडियल वाली शेयर किया है कि कैसी होनी चाहिए। तो समझ आ गई आप लोगों को? कोई क्वेश्चन किसी का है तो वो पूछे, बारी बारी हैंड रेस करें जिसका क्वेश्चन है। बार फिर मैं उसको बुलाकर तो उससे पूछ लेती हूँ। अच्छा, इंट्रोडक्शन डिफाइनिंग डेमोक्रेसी एंड इट्स वेरियस टाइप्स, ठीक है। फैक्ट्स दैट प्रूव दैट, अच्छा ये दैट दो दफा नहीं आना चाहिए, एक दफा विच यूज कर लें। फैक्ट्स विच प्रूव दैट डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। रीजंस ऑफ डेमोक्रेसी इज नॉट वर्किंग एज बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ऑफ आएगा बीच में। रीजंस ऑफ डेमोक्रेसी इज नॉट वर्क, ये सेंटेंस आपने गलत बनाया है। यहाँ आप लिख सकते हैं रीजंस हाईलाइटिंग दैट डेमोक्रेसी इज नॉट वर्किंग एज बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। वही बात आपने मेरे वाली की है कि आप हर्डल्स को बताना चाह रहे हैं, यहाँ पर वजूहात को बताना चाह रहे हैं कि क्यों डेमोक्रेसी के अंदर मुश्किलात का सामना हमें पेश करना पड़ रहा है, लेकिन सेंटेंस आपने गलत किया है। फिफ्थ आपने लिखा रिकमेंडेशंस फॉर गवर्नमेंट टू इम्प्रूव डेमोक्रेसी नॉर्म्स इन अ कंट्री, ठीक है, ये बिल्कुल सही, ठीक है। रिकमेंडेशंस आपने देनी है, सेंटेंस आप किसी भी तरीके से बनाए, रीजनेबल सेंटेंस होना चाहिए। और सिक्स आप दे दें कंक्लूजन, बिल्कुल ठीक बनाई है आपने, सिर्फ आपकी चौथी वाले पॉइंट में गलती है, वो मैंने आपको बता दी है। जी, किसी का क्वेश्चन नहीं है क्लास में से? और आप लोगों ने ये मुझे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर लाजमी शेयर किया करनी है, ना पर्सनल में और ना यहाँ पर जूम की चैट में। जो व्हाट्सएप ग्रुप में भेजेगा उसकी चेक होगी। नो मोर क्वेश्चंस, कोई सवाल नहीं है किसी का? ये आप ये जो वाजिद साहब हैं इनसे रब्ता कर लें अगर आप ग्रुप में ऐड होना चाह रहे हैं तो। सब लोगों को समझ आ गया? खलील अपना माइक अनम्यूट करे जरा। जी खलील माइक अनम्यूट करें। सब पॉइंट्स अभी हम ऐड करेंगे, अगली अगली दो तीन क्लासों में हम सीखेंगे कि सब पॉइंट्स कैसे ऐड करने हैं। आज हमने सिर्फ मेन पॉइंट्स डिस्कस किए हैं कि मेन आउटलाइन के साथ पॉइंट कैसे होते हैं। अभी इनके अंदर हमने पूरे सब पॉइंट्स डालने हैं, फिर वो आपको पता चलेगा, वो हमारी सही आउटलाइन होगी। जी मलिक साहब, पूछें आप क्वेश्चन, बल्कि पहले खलील आप मुझे जवाब दें। खलील। जी मैम सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या समझ आया आपको कि आउटलाइन के अंदर मेन कितने स्टेप्स होते हैं? मेन आउटलाइन में मैम हमने क्या क्या बात करनी होती है? मैम सब पहले तो इंट्रोडक्शन होता है, हम्म। उसके बाद डेफिनेशन होती है जो भी स्टेटमेंट होती है, या ठीक है। उसका ओवरव्यू होता है। ठीक इसके है। बाद आपने मैम लिखवाया था फैक्ट्स विच प्रूव दैट, आगे वही स्टेटमेंट जो होती है उसे थोड़ा हाँ, सा आगे स्टेटमेंट से दिखाते हैं। ताल्लुक बनाना होता है, अगर एग्जैक्ट होगी जी लिख के जुमला आपने बनाना है ना, अगर वही स्टेटमेंट लिख के आपका जुमला पूरा जा रहा है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर उसमें मसला आएगा वो आपकी गलती है, तो फिर वो आपने उसके अंदर बीच में कोई कनेक्शन कोई चीज बनानी है। ठीक हो गया, बंद कर लें। जी मलिक साहब, क्या सवाल है आपका? जी मैम अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैम मेरा सवाल ये है कि काइंडली आप ये जो ऐसे की क्लास है ना इसको थोड़ा सा अगर 3-4 दिन कर लें तो। नहीं, 3-4 दिन नहीं हो सकती, 2 दिन ही हुआ करेगी वीक में। चलें ठीक है। जी, नेक्स्ट आप पूछें। मुर्तजिस 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 खान। यस मैम अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ये आपके नाम का मतलब क्या है? मैडम इसका लफ्ज़ी मतलब जो है हवा में उड़ने वाला। अच्छा, ठीक हो गया। जी आप पूछें क्वेश्चन।
आज मैम रिक्वेस्ट करनी थी कि चलें वो मलिक साहब ने भी कह कह दिया है कि हम चाह रहे थे कि आप ना एक और दिन बढ़ा देती क्लास। अगर ये नहीं हो सकता तो थोड़ा सा ना दौरानियाँ बढ़ा दें इन 2 दिनों में। और उर्दू ऐसे पे भी आप हमें जो है ना वर्क करवाएं। अच्छा, उर्दू ऐसे में भी आपने सेम पॉइंट से करने होते हैं। अभी हम इंग्लिश का एक दफ़ा स्ट्रक्चर सीख लेना तो सेम उर्दू वाला आ जाएगा हमारा। तो अभी बजाय इसके कि मैं एक दिन इंग्लिश कराऊँ एक दिन उर्दू कराऊँ, आपको फ़ायदा नहीं होगा। हमें जब मेन आउटलाइन बनानी आ जाएगी, उसके बाद हम मेन आउटलाइन के बाद अंदर सब पॉइंट्स भी ऐड कर सकेंगे ना। तो फिर वो जो सब पॉइंट वाली आउटलाइन होगी ना, जिसे हम डिटेल्ड आउटलाइन कहते हैं, उसका बिल्कुल एग्जैक्ट उर्दू में आपने तर्जुमा कर देना है, तो आपकी उर्दू की आउटलाइन हो जाएगी। बस यही करना है। तो इसलिए पहले हम इंग्लिश की सीख लेते हैं, क्योंकि इंग्लिश के अंदर ज़्यादा चीज़ें हैं सीखने वाली। और फिर उसी की सेम एज इट इज़ हम ट्रांसलेशन वो करेंगे तो वो उर्दू में बन जाएगी। कोई किसी चीज़ का फ़र्क नहीं है इंग्लिश उर्दू ऐसे में। जैसे आपने सोचना है सारी चीज़ इंग्लिश में करनी है, सिर्फ उसे थोड़ा सा हमने वो चेंज करके तो उर्दू में कर देना होता है। जिसको इंग्लिश ऐसे चलें लिखना आ मैम जाएगा वो ठीक है। उर्दू ऐसे खुद ब खुद आ जाएगा। अब हमारी ना वीक के अंदर 2 क्लासें हुआ करेंगी, तो ये ज़्यादा बेहतर ये है कि हम इकट्ठे 2 दिन क्लासें ना लें। एक क्लास अगर मंडे को हो रही है ना, तो अगली क्लास मैं प्रेफर करूंगी कि वीकेंड के ऊपर होगी, या 2-3 दिनों के गैप से होगी, क्योंकि अब मैंने आपको मेन आउटलाइन बनानी सिखा दी है ना। अब आप लोगों को मैं ग्रुप के अंदर स्टेटमेंट सेंड करूंगी, तो आपने पूरे, या आपने अपनी मर्जी से कोई भी स्टेटमेंट्स ढूंढ के तो मुझे आउटलाइन लिख के ग्रुप में भेजनी है। मैं आपकी वो चेक करके उसके ऊपर प्रॉपर रिप्लाई किया करूंगी। क्योंकि ऐसे की क्लास का दुरानिया बढ़ाने का, ऐसे की नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ाने का ज़ीरो फायदा है। ऐसे की लर्निंग तब होगी जब आप लोग ज़्यादा चीज़ें लिखेंगे, आप लोग ज़्यादा चीज़ें लिख के ग्रुप में भेजेंगे, मैं उसे चेक करूंगी। तो ये डिमांड करना कि ऐसे की क्लास ज़्यादा हो या ऐसे की क्लास का ड्यूरेशन ज़्यादा हो, ये बिल्कुल एक गलत चीज़ है। मैंने आपको बता दिया है कि ये 7-8 पॉइंट ऐसे लिखने हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप, अब 3-4 दिनों बाद हमारी क्लास होगी, तो उन 3-4 दिनों में आप मुझे एक ऐसे की ये मेन आउटलाइन बना के सेंड करते हैं या 10 की। अगर आप 10 की बना के सेंड करते हैं तो इसका मतलब है कि आप लर्निंग करना चाह रहे हैं, आप चीज़ें सीखना चाह रहे हैं। वो होगा, वो चीज़ आपको बेनिफिट करेगी। क्लास में इस तरह मेरे बोलने से कुछ बेनिफिट नहीं होगा। आप भेजेंगे, आपने लिखा होगा, मैं उसमें से गलती निकाल के आइडेंटिफाई करूंगी तो आपको पता चलेगा। तो एक क्लास अगर हमारी मंडे को हो रही होगी तो अगली क्लास हमारी थर्सडे या फ्राइडे को होगी। कंजेक्टिव डेज में मैं क्लासें रखने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मैं आज पढ़ाऊँ कल पढ़ाऊँ, आगे पूरा हफ्ता आप खाली रहेंगे, आप कुछ भी नहीं करके आएंगे। अब आप लोगों का टास्क ये है कि आज हमने ये कर ली है, 2 स्टेटमेंट्स हमने बना ली हैं, इनके ऊपर अब आपने क्या करना है, इन दोनों स्टेटमेंट को लिखना है और जुबानी से इसी तरीके की आउटलाइन बनानी है जैसी मैंने आपको दी है। एक हमने क्लास में बनाई है और एक मैंने आपको ग्रुप में शेयर की है। और उसके अलावा आपने कोई भी ऐसे की स्टेटमेंट निकाल के उसकी आउटलाइन के इस तरह से 5, 6 या 7 पॉइंट आइडियल होते हैं। वो मैंने आपको बता दिए हैं कि पहला, दूसरा, तीसरा तो फिक्स है, 7वां भी फिक्स है। 5वें और छठे पे बस आपने देखना है कि यार आपने इम्पैक्ट की बात करनी है, कॉज की करनी है, हर्डल की करनी है या रिकमेंडेशन की, उसके मुताबिक आपने आउटलाइन बना देनी है। तो अब हमारे वीक का ये टास्क होगा कि आज हमने ये 2 आउटलाइन बना ली हैं, आप लोग क्लास के बाद इन्हीं 2 आउटलाइंस को दोबारा बनाएंगे। उसके बाद आप डिफरेंट आउटलाइंस की, डिफरेंट एसेस की स्टेटमेंट लेके थर्सडे तक मुझे जितनी मर्जी ग्रुप में भेजें। कोई एक बंदा मुझे 100 ये आउटलाइन भी बना के भेजेगा ना, मैं उसकी 100 चेक करके रिप्लाई करूंगी और उसकी लर्निंग उसी चीज़ से होगी। तो अब नेक्स्ट क्लास तक आप लोग का ये टास्क है, अगली क्लास में हम सब पॉइंट्स की तरफ चले जाएंगे। और ये अब जितने बच्चे क्लास में हैं या जितने बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो ग्रुप में मुझे काम शेयर करें, तो उनका उसी चीज़ में बेनिफिट है। इस तरह मेरी क्लास लेने से या मेरा ज़्यादा लेने से बेनिफिट नहीं है। जी फरवा, आप पूछें। यह इंट्रोडक्शन, अभी सिर्फ हम ये लिख रहे हैं कि यार ये जो 7 पॉइंट मैंने बोर्ड पे लिखे हैं ना, ये 7 पॉइंट कैसे लिखने हैं। वो ये जो इंट्रोडक्शन यहाँ पर 1 पे लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है जब हम ऐसे लिखना शुरू करेंगे तो एक लंबा कोई 300-400 लफ्जों का एक पैराग्राफ बनाएंगे, वो हमारा इंट्रोडक्शन पैराग्राफ होता है। आउटलाइन के अंदर सिर्फ हमने यही लिखना होता है। यहाँ पे इंट्रोडक्शन में कुछ एक्सप्लेन करने का नहीं है। जब भी आपने ऐसे आएगा, उसकी आउटलाइन बनानी है तो पहला पॉइंट सिर्फ यही होगा कि INTRODUCTION इंट्रोडक्शन, बस ये लिख देना है आपने। सेकंड पे डिफाइनिंग जो भी चीज होगी वो, अभी आपको ये नहीं पता कि इस डिफाइनिंग के अंदर क्या आपने लिखना है।
या इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ में क्या लिखना है। ये सिर्फ एक आउटलाइन है, बाहर से नजर आने वाली चीज है। अभी हमने इसके अंदर सब पॉइंट्स बनाने हैं, इसके अंदर और चीजें करनी है, फिर आपकी एक बनेगी डिटेल्ड आउटलाइन। वो डिटेल्ड आउटलाइन आपने पेपर में लिख के आनी है। और फिर उस आउटलाइन के बाद हमारा, आपने शुरू से क्लास मिस किया, मैंने बताया था, फिर हमारा अगला स्टेप होगा कि हम सीखेंगे कि हमने इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ कैसे लिखना है। फिर हम सीखेंगे कि हमने 2 से लेके ये जो 6 तक पैराग्राफ लिखे हैं ये कैसे लिखने हैं। और फिर नंबर 7 पे हम जाएंगे कि हमने कंक्लूजन पैराग्राफ कैसे लिखना है। फिर हमारा ऐसे पूरा होगा। तो आज की क्लास में मैंने आपको बता दिया कि मेन आउटलाइन कैसे लिखनी है। अब इस पूरे वीक का ये टास्क है कि यू पीपल शुड नो कि ये मेन आउटलाइन कैसे लिखी जाती है। एक स्टेप हमारी क्लास का हो जाएगा। इन केस आप लोग घर पे प्रैक्टिस करेंगे, इन केस आप लोग मुझे ग्रुप में लिखकर चीजें भेजेंगे। मैम ऐसे स्टार्ट करने से पहले यही पॉइंट्स जो हैं हम ऐसे ही लिखते जाएंगे, इंट्रोडक्शन, उसके बाद फिर डिटेल, उसके बाद जो जी जी। पॉइंट होगा सेकंड। वो जब जैसे अभी मैंने आपको आउटलाइन इस तरह बोर्ड सामने लिख कर दिखाई है ना, उसी तरीके से आउटलाइन के बाद पेपर लिखना ऐसे कैसे लिखना शुरू करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। वो अगला स्टेप है, तो हम वो चीज़ सीखेंगे कैसे करनी है। अभी ये मैंने आपको बताया है, इसके मुताबिक आप लोगों का थर्सडे तक का टास्क है कि ये चीज़ें करें। हमारी क्लास या थर्सडे को होगी या फ्राइडे को होगी। राइट मैम, थैंक और यू। ऐसे में जाएंगे, ये ऐसे की आउटलाइन है। अभी ये आधी आउटलाइन, इस 2 के नीचे हमने फर्दर और चीजें ऐड करनी है, 2A 2B 2C। 3 के नीचे फर्दर और ऐड करनी है, 3A 3B 3C। 4 के आगे पॉइंट। फर्दर ऐड करनी है, 4A 4B 4C। फिर वो आपकी बनेगी दो दो सफ़ों की आउटलाइन। और आउटलाइन आपके पेपर का पार्ट होती है नंबर वाइज। नंबर वाइज लिखेंगे, जैसे मैं बता रही हूँ ऐसे ही लिखेंगे। ये मैंने ये चीजें बड़ी लिखी हैं, अब ये बड़ा बड़ा ही लिखना है, कैपिटल वर्डिंग में ही लिखना है। जो चीज मैं छोटी लिखूंगी वो छोटी लिखनी है। तो ये यहाँ पर मैंने जो चीज जिस तरीके से लिखी है, इसका मतलब है ये एज इट इज ऐसे ही लिखनी है। ठीक हो गया? समझ आ गया सबको? किसी का कोई सवाल है? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? चलें, ठीक हो गया, हम क्लास एंड करते हैं। मैंने आपको बता दिया है कि आप लोग का टास्क क्या है टिल थर्सडे या फ्राइडे या फर्दर जब भी हमारी